हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन के बुक की लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका ग्राम समाज एवं विकास का अध्यायवार प्रश्न कोश के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग चैप्टर 9 तक देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10, जिसमें है लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेखपाल के लिए। और लेखपाल को जैसा कि आप लोग को पता होगा 24 जुलाई को पेपर होने वाला, तो समय बहुत कम बचा है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर पाएँ, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, रिवीजन करिए। नए चीज़ को अब जो है हाथ नहीं लगाना है, बस पुरानी चीज़ को जो पढ़ें अभी तक उसको रिवीजन करते चलिए। ठीक है, वीडियो जो हमने बनाए हुए हैं घटना चक्र की, यूथ कंपटीशन की और परीक्षा मंथन की, ज्ञान मुद्रा की, तो उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आप रिवीजन कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर रिवीजन करेंगे, जल्दी रिवीजन होगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके और जितने 9 चैप्टर जो बन चुके हैं वीडियो, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बेसिकली लेखपाल पद एवं उसके कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन इससे लिए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। सजरा अधिकार अभिलेख से संबद्ध है और खसरा ग्राम का नक्शा, खतौनी अर्धवार्षिक रजिस्टर या खेवट जमींदारी व्यवस्था का दस्तावेज, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलन दिया गया है, सही पार्ट कौन सा है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, खेवट जमींदारी व्यवस्था के दस्तावेज को खेवट कहा जाता था। बाकी तीनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि देख लेते हैं। सजरा जो होता है वो ग्राम का नक्शा को कहते हैं। ठीक है, खसरा जो है वो अधिकार अभिलेख से संबद्ध है, और खतौनी जो है वो वार्षिक रजिस्टर होता है, और खेवट क्या होता है, जमींदार व्यवस्था का जो है दस्तावेज होता है। तो इस तरीके से आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कुट इसमें मिलान करना है। ठीक है, पहला है किसान बही ग्राम, इसके बाद इधर दिया गया सूची 1 सूची 2। देखिए पढ़ते हैं इसको, इसके बाद करते हैं। देखिए, किसान बही जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराया गया दस्तावेज। किसान दिनचर्या बही खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन। ग्राम रजिस्टर है किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका। दाखिल खारिज है लेखपाल के प्रतिदिन के कार्य विवरण की पुस्तिका। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। इस तरीके से सही सुमेलन है। ठीक है, किसान बही किसको कहते हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका होती है किसान बही, उसको कहा जाता है। ठीक है, और दिनचर्या बही जो है लेखपाल के प्रतिदिन के कार्य का विवरण की पुस्तिका होती है, उसको दिनचर्या बही कहा जाता है। ग्राम रजिस्टर की बात करेंगे तो जिला अधिकारी द्वारा तैयार किया कराया गया दस्तावेज जो होता है वो क्या होता है, ग्राम रजिस्टर कहलाता है। दाखिल खारिज होता है खतौनी में जोतीदार के नाम के जो है नाम में परिवर्तन करना क्या होता है, खातेदारी दाखिल खारिज होता है। तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दिनचर्या बही में 1 जुलाई से 30 जून की अवधि का कार्यों का ब्यौरा होता है। उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि जो कृषि वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दिनचर्या बही एक रजिस्टर होता है, इसमें लेखपाल के कर्तव्यों के संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इसमें 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई की अवधि के कार्यों का ब्यौरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमाबंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। जमाबंदी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन क्या है, इसका आशय अभिलेखों के अधिकार से होता है। इन अभिलेखों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या सही है जमाबंदी के संदर्भ में, ये बताना क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट सही हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, जमाबंदी का आशय जो होता है वो अभिलेख के अधिकार से होता है। इन अभिलेखों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गाँव के लिए किया जाता है। इसकी 2 प्रतियाँ जो है तैयार की जाती हैं, जिसमें से 1 प्रति सरकार के पास एवं 1 प्रति पटवारी के पास रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से वसूल किया जाने वाला कर निम्न में से कौन सा है। आयकर, लगान, निगम कर या फिर क्रय कर। कौन सा कर है जो किसानों से वसूल किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर।
इसके आंसर की बात करेंगे तो वो होता है लगान। क्या होता है? लगान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से कर के रूप में लगान वसूल किया जाता है। यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जो है वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना के आरंभ की बात करेंगे तो उसकी प्रारंभ हुआ था 1954 में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1954 में जो है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ किया गया, और ये कहाँ पर? तो मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना तहसील है और सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील से किया गया था। 1958 से इस योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों के विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब से लागू हुआ? तो बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 मार्च 1953, 8 अप्रैल 1953, 8 मार्च 1954 या फिर 8 अप्रैल 1952 को लागू हुआ। कब लागू हुआ ये बताना है। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करें तो सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। 8 मार्च 1954 को उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम जो है लागू हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया और 8 मार्च 1954 से लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात कृषकों की बिखरी हुई जोतों के साथ नाली, चक्रोट, संपर्क मार्ग तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध भूमि का नियोजन किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा जो है जोत चकबंदी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत गाँव में चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी करती है? कौन सी धारा है? धारा 4(1), धारा 6(1) या फिर धारा 8(1) फिर धारा 10(1)? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, धारा 4(1) के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है। जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) तथा 4(2) के अंदर गांव में चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी किया जाता है। इसके पश्चात धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त द्वारा पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की जाती है। चकबंदी से संबंधित अधिसूचना जारी होने के पश्चात राजस्व न्यायालय में उस गांव के सभी लंबित मुकदमे अप्रभावित हो जाते हैं। इस दौरान कोई भी कृषक चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले ऑप्शन, चकबंदी की अधिसूचना जारी होने के पश्चात भूमि प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। भूमि प्रबंधन समिति में चकबंदी समिति के सदस्य शामिल होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर चकबंदी समिति चकबंदी अधिकारियों को सहयोग करने के साथ उचित सलाह देने का कार्य करती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में क्या होगा इसका आंसर? इसके उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। चकबंदी की अधिसूचना जारी होने के पश्चात चकबंदी समिति का गठन किया जाता है और इस समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर यह समिति जो है चकबंदी अधिकारियों को सहयोग करने के साथ ही उचित सलाह देने का भी कार्य करती है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चकबंदी लेखपाल उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम क्रमशः किस धारा के अंतर्गत भूमि निरीक्षण तथा पड़ताल कार्य कर किस धारा के अंतर्गत जो है भूमि के नक्शे अथवा भू चित्र में संशोधन करता है? कौन सा धारा है? 2 धारा बताना। इसमें क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, धारा 8 तथा धारा 7 के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है। चकबंदी लेखपाल उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 8 के अंतर्गत भूमि का निरीक्षण अथवा पड़ताल कार्य कर अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत भूमि के नक्शे अथवा भूचित्र में संशोधन करने का कार्य करता है। लेखपाल वर्तमान स्थिति के अनुसार घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुआं, सिंचाई के साधन आदि का ब्यौरा अंकन आकार पत्र 2 में जो है दर्ज करता है। चकबंदी लेखपाल द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से भूमि का विनिमय अनुपात का निर्धारण घाटों की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन समुन्नतियों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें जोत चकबंदी अधिनियम की धारा दिया गया है, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका सुमेलन किस तरीके से। इस प्रकार देखते हैं। धारा 20 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो आकार प्रपत्र 23 भाग 1 का वितरण इसमें है। धारा 10 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो पुनरीक्षित खतौनी तैयार करना इसके अंतर्गत है। धारा 8 में जो है चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सिद्धांतों का उल्लेख।
धारा 9 में आकार पत्र 5 का जो है विवरण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुष्टिकृत किया जाता है तथा नई जोतों को पर जो है खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 23 के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 23 के अंतर्गत जो है पुष्ट किया जाता है कि नई जोतों पर जो है खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। ठीक है, और यदि कोई कृषक या खातेदार इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है तो वो धारा 28 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में जो है निगरानी वाद जो है दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोत चकबंदी अधिनियम किस धारा में जो है नए नक्शे का निर्माण कर पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटों का बनाने का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया धारा 27 के अंतर्गत। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें आकार पत्र 21 और 25 बनाया जाता है। नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, इसमें पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटे बनाए जाते हैं। गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अध्यापित निदेशालय के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। इसकी स्थापना 1967 में राजस्व परिषद के अधीन किया गया। निदेशक भूमि अध्यापित को भूमि अध्यापित संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है। सी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त दोनों, या फिर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसके बारे में सही है? तो इसमें सही है बी पार्ट, ये गलत है ये पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेन। भूमि अध्यापित निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश के द्वारा 2 जुलाई 1987 को राजस्व परिषद के अधीन किया गया था। इस शासनादेश द्वारा निदेशक भूमि अध्यापित को भूमि अध्यापित संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है तथा रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखते हैं ऑप्शन। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रांति तथा ग्राम विकास से सीधा संबंध है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा करना है। इस योजना के चलते हरित क्रांति के साथ साथ सामाजिक परिवेश की भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में यह योजना उल्लेखनीय रूप से विफल रही है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो सही नहीं है वो है डी पार्ट। डी पार्ट इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों उसके बारे में सही हैं। देखते हैं एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना 1954 से अगर हम बात करें तो प्रारंभ किया गया और यह योजना भूमि सुधार, हरित क्रांति तथा ग्राम विकास से सीधा संबंध है। चकबंदी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा करना है। इस योजना के अंतर्गत बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना है तथा चक मार्ग, संपर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जात तथा जनजात के व्यक्तियों के लिए आबादी तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के क्षेत्र जो है भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबंदी प्रक्रियाओं के चलते हरित क्रांति के साथ साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग के गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु जो है भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा जो कि गलत था। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू नहीं है। ठीक है, चकबंदी जो है 2 प्रकार की ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी होती है। ठीक है, और खातेदारों अथवा कृषकों की इच्छा होने के वाली चकबंदी को ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। इस प्रकार चकबंदी कराने के लिए जो है किसानों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। भारत में ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत जो है स्वतंत्रता पूर्व 1921 में पंजाब प्रांत में सहकारी समितियों द्वारा किया गया था। भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी कानून आज भी लागू हैं। अनिवार्य चकबंदी का आशय होता है कि ऐसी प्रक्रिया से जिसमें किसानों को अनिवार्य रूप से चकबंदी करानी पड़ती है। इस प्रकार की चकबंदी में काफ़ी समय लगता है तथा विवाद होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में चकबंदी से संबंधित कोई कानून नहीं है। इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जोत चकबंदी की अधिनियम धारा किस धारा के अनुसार किसी ग्राम में गतिमान चकबंदी प्रक्रिया को बंद करने का प्रावधान किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट।
धारा 6(1) के अंतर्गत इसको जो है बंद करने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यदि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है तो तथा किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया बंद किया जाना आवश्यक है तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 6(1) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त को अधिकार प्रदान किया गया कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करने संबंधी विज्ञप्ति जारी करें। इसके लिए जोत चकबंदी नियमावली नियम 17 में कातपीय पूर्ण शर्तें जो है वर्णित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है? कौन सा धारा है जो कि जिसमें लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो वो है धारा 23। कौन सा है? धारा 23। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के में जो है लेखपालों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अभिलेख की तैयारी के लिए ऐसे कर्तव्यों के प्रयोजनार्थ जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार प्रत्येक हलके के लिए एक लेखपाल नियुक्ति करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य जो है लेखपाल का एक नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। पशुओं के संक्रामक रोग फैलने पर वो ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को देंगे। लेखपाल के निर्देश पर भूमि प्रबंधक समिति को कार्य करना होता है और जब सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। इसमें से कौन सा एक कार्य है जो लेखपाल नहीं करता? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। लेखपाल के निर्देश पर भूमि प्रबंधित समिति को कार्य करना होता है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं लेखपाल के बारे में। लेखपाल के कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। तहसीलदार द्वारा दी गई निर्धारित तिथि पर प्रत्येक माह में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। तहसील की उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों तथा समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। किसी आपदा के पश्चात लेखपाल रजिस्टर कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में तो उन्हें सूचित करेंगे। पशुओं के संक्रामक रोग फैलने पर इसकी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। जब सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। नक्शा, खतौनी, खसरा, दिनचर्या बही आदि को तैयार करना तथा रखना पड़ता है। प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री होता है तथा लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति की छत के सभी मामलों पर रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। तो इस तरीके से इतने सारे कार्य होते हैं लेखपाल के जो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रबी पड़ताल 1 जनवरी से प्रारंभ होती है, जायद पड़ताल 1 जून से प्रारंभ होती है, खरीफ पड़ताल 1 अगस्त से प्रारंभ होती है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से अगर सही पार्ट की बात करें तो ये पार्ट हो जाएगा। रबी की पड़ताल जो होती है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन एक्सप्लेन। लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहा जाता है। प्रथम पड़ताल खरीफ पड़ताल कहा जाता है जो 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। ठीक है, और दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहा जाता है जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद पड़ताल कहा जाता है जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो 1 मई, 1 जनवरी, 10 अगस्त, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौनी के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। खतौनी शब्द जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसमें 12 खाने होते हैं। इसमें जोतेदारों का वर्णन होता है कि वह किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं। किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। अब इसमें से बताना कि कौन खतौनी के बारे में गलत धारणा दिया गया इसमें। तो इसमें जो ए पार्ट जो दिया गया यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों इसमें सही हैं। जब गांव के खसरों का उपयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे प्रत्येक 6 वर्ष पर नवीनीकृत किया जाता है। खतौनी शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को ही खतौनी के नाम से जानते हैं। इसमें 12 खाने होते हैं। इसमें जोतदारों का वर्णन होता है वह किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जमींदारी का रजिस्टर होता है? सीमा, द्योतक, चिन्हों की सूची, खेवट, खसरा या खतौनी? क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, खेवट। ठीक है, खेवट जो होता है जमींदारी और जमींदारों से संबंधित रजिस्टर था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है? खसरा एवं किसान बही, दिनचर्या बही एवं किसान बही, खसरा खतौनी या फिर खतौनी या दाखिल खरीद?
तो अधिकार अभिलेख किसको कहते हैं इनमें से, क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा खसरा एवं खतौनी को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही है ये बताना है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। किसान बही में किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है। सीमा द्योतक चिन्हों में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का जो है वर्णन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या सही है इसमें? तो इसमें सही सभी सही है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। किसान बही पटवारी अथवा लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कृषकों के पास होता है। किसान बही में किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक व हक संबंधी जो है विवरण होता है, जिसमें किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। सीमा द्योतक चिन्हों में सीमा तथा बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह अभिलेख किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद निपटाने को जो है पर्याप्त मदद करता है, और यह खसरा के साथ नथी रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। फसली वर्ष 1228 से पूर्व के खसरा का रखरखाव आरसी प्रपत्र 2 काक में कंप्यूटरीकृत रूप से स्वीकृत किया जाएगा। फसली वर्ष 1228 के बाद खसरों का रखरखाव आरसी प्रपत्र 2 में ही किया जाएगा। दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, दोनों सही है। ठीक है, खसरा एवं स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है। ठीक है, राजस्व परिषद के नियमावली में जो है संशोधन कर भू अभिलेख खसरा के आरसी प्रपत्र 2 में संशोधित कर नया प्रारूप आरसी प्रपत्र 2 काक को जारी किया गया। कंप्यूटरीकृत खसरा के शासकीय सॉफ्टवेयर मेघदूत के अतिरिक्त अन्य PDF फाइल भी सहेजा जाएगा। फसली वर्ष 1228 अर्थात 1 जुलाई 2020 के पूर्व के वर्ष के खसरों का रखरखाव आरसी प्रपत्र 2 में ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जहाँ लागू है उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1228 के बाद खसरा का रखरखाव आरसी प्रपत्र 2 में काम में किया जाएगा। इसका स्वरूप जो है पूरी तरह कंप्यूटरीकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यह एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसे प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकृत किया जाता है। इसका प्रयोग एक सदरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा सी पार्ट, जो कि दिया गया 5 वर्षों में नवीनीकृत किया जाता है। यह गलत है खसरा के बारे में। खसरा जो होता है कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी गाँव के ज़मीन के टुकड़े, उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका प्रयोग एक सदरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। खसरा में प्रत्येक खेत तथा उसका क्षेत्रफल, उसके मालिक एवं उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। खसरा को प्रत्येक वर्ष जो है नवीनीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम एवं चतुर्थ मंगलवार को, प्रत्येक माह के द्वितीय एवं तृतीय मंगलवार, या फिर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार, या फिर प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय मंगलवार। कब तहसील दिवस का आयोजन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जो है तहसील दिवस का आयोजन होता है। तहसील दिवस को जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले की प्रत्येक तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद की स्थापना कब किया गया? 1813, 1831, 1853 या फिर 1871। आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। 1831 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में किया गया था। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। यह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। इसके सारे निर्णय जो है राजस्व न्यायालयों पर ही बाध्यकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद में कितने न्यायिक सदस्य हैं? क्या होगा इसके आंसर? आंसर की बात करें तो टोटल 7 न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी प्रशासनिक शाखा प्रयागराज में ही बनाए रखा गया है। इसकी न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी तथा पुनर्विलोकन आदि आते हैं। उपयुक्त सभी। क्या होगा इसके आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसमें जो सी पार्ट में दिया गया है इसका जो है न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी, पुनर्विलोकन आदि आते हैं, ये सही है। बाकी सारे गलत हैं। बाकी क्यों गलत है उसके एक्सप्लेन देखते हैं। अगर हम एक्सप्लेन की बात करते हैं तो राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, और वर्ष 1927-28 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसकी प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया तथा न्यायिक शाखा को इलाहाबाद ही बनाए रखा गया है।
इसके न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी तथा पुनर्विलोकन आदि आते हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यों में भू अभिलेखों का रखरखाव, बंदोबस्त, भूमि अर्जन, मालगुजारी तथा अन्य देयों की वसूली आदि आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें तहसील दिया गया है, उपसंभागीय अधिकारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, उसके संबंधित कार्य दिए गए। चलो मिलाते हैं इसको। तहसीलदार की बात करें तो ये जो है भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का भी निर्णय करता है। उपसंभागीय अधिकारी जो है उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान होता है। लेखपाल जो होता है खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। राजस्व निरीक्षक जो होता है खसरा खतौनी का निरीक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पद की सर्वोच्चता के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को सही अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार। सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार, अभिलेख अधिकारी। सहायक कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी, बंदोबस्त, तहसीलदार। सहायक कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी या फिर तहसीलदार या फिर बंदोबस्त अधिकारी। क्या होगा इसका आंसर? तो मेन इसका सही अंतर पहला है, सहायक कलेक्टर सबसे ऊपर होता है, इसके बाद बंदोबस्त अधिकारी, फिर अभिलेख अधिकारी, फिर इसके बाद तहसीलदार का नंबर आता है। ठीक है, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, फिर कानून को सबसे लास्ट में लेखपाल। इस तरीके से होता है। देख लेते हैं, पद की सर्वोच्चता के आधार पर अधिकारियों का सही क्रम, घटता हुआ क्रम अगर देखें तो पहला सहायक कलेक्टर सबसे उच्च, फिर बंदोबस्त अधिकारी, फिर सहायक बंदोबस्त अधिकारी, फिर अभिलेख अधिकारी, फिर सहायक अभिलेख अधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर सुपरवाइजर कानून को, फिर सबसे लास्ट में लेखपाल। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हरदोई जिला में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं, मिलान करते हैं इसको। सूची 1 मतलब दिया गया राजस्व अनुभाग, तो ये जो है लेखपाल के कार्य एवं उनकी सेवा, नियमावली एवं उनमें संशोधन संबंधित चीज़ें हैं। राजस्व अनुभाग 2 में जमींदारी का अनुमूलन से संबंधित चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर हम देखें राजस्व अनुभाग 2 में, राजस्व अनुभाग 1 में जमींदारी का अनुमूलन, राजस्व अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों में संबंधित सामान्य नीतियों का निर्धारण करना है। और राजस्व अनुभाग 4 में जो है मंडल, जिला तथा तहसील कार्यों में संबंधित समस्त कार्य इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अनुभाग 5 से संबंधित नहीं है, कौन सा चीज़ ये बताना है। तो राजस्व अनुभाग से अगर हम देखें तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य होता है। रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त, ये गलत, यही शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अंतःप्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा, अंतर जिला, तहसील, ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद आदि जो है राजस्व अनुभाग 5 में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त राजस्व परिषद का राजस्व अनुभाग 6 देखता है। राजस्व अनुभाग 5 के संबंधित कार्य इस प्रकार से हैं, नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा इनसे संबंधित मामले, विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंधित कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद संबंधी कार्य या फिर अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा, अंतर जिला। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो तहसील एवं ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद, वित्त आयोग से संबंधित कार्य, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन प्रमाणीकरण का कार्य, कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में जो है स्थित भूमि का पट्टा तथा अन्य प्रबंध व राजस्व स्थायी समिति व समन्वय कार्य इत्यादि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग के द्वारा किया जाता है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये राजस्व अनुभाग 13 में किया जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य राजस्व अनुभाग 13 में करते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965, 1972 के संचालन का कार्य भी इसी अनुभाग के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्व न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रदेश में कुल 2711 राजस्व न्यायालय हैं। नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय के इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन MNIC के द्वारा किया जा रहा है। राजस्व परिषद का न्यायालय उच्च राजस्व न्यायालयों में से सर्वोच्च है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो है इसके संबंधित सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। वर्तमान में कुल 2700 राजस्व न्यायालय हैं प्रदेश में और नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय इसके अंतर्गत आज शामिल है। नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय तथा राजस्व परिषद का न्यायालय सबसे उच्च राजस्व न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है, राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण प्रबंधन NIC द्वारा उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजस्व न्यायालयों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल किया जा सकता है? जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित रखने तथा अवैध कब्जेदारों की बेदखली या फिर उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है,
राजस्व न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले विषय इस प्रकार से हैं। जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित रखने और अवैध कब्जेदारों की बेदखली, भूमि की नीलामी से संबंधित मुकदमे, नामांतरण, बंटवारा संबंधी वाद, मेड़बंदी, पैमाइश आदि होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? सरपंच, सुपरवाइजर कानूनगो, वीडियो या फिर प्रधान? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुपरवाइजर कानूनगो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? फैदोमीटर, एकड़, कैनाल, करम। तो इसमें जो फैदोमीटर वो नहीं होती है, बाकी एकड़, करम, कैनाल ये सारे जो है भू क्षेत्रफल मापन की इकाई होती है। ठीक है। फैदोमीटर से महासागरीय गहराई मापा जाता है, तो आंसर आपका ये पार्ट हो जाएगा। 1 एकड़ बराबर होता है 1.62 बीघा। 1 कैनाल बराबर होता है 459 वर्ग गज। 3 हाथ बराबर 1 करम। 10 करम बराबर 1 जरीब के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकड़ के बराबर है? 401 एकड़ के बराबर कौन सा इसमें है? क्वेश्चन ये बताना है। 4840 वर्ग गज, 0.4047 हेक्टेयर या फिर 1.6 बीघा। तो 1 एकड़ के बराबर इसमें उपयुक्त सभी हैं तीनों, तो आंसर आपका उपयुक्त सभी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज। ये पिछले लेखपाल 2015 के पेपर में आया था। 4046.8 वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 एकड़। 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है 1 एकड़। हेक्टेयर में अगर देखा जाएगा तो 0.4047 आता है। बीघे में 1.6 बीघा होता है। कच्चा बीघा में 4.8 कच्चा बीघा होता है। करनाल में 8 करनाल होता है 1 एकड़ के बराबर और 160 मरला होता है 1 एकड़ के बराबर। ठीक है। तो ये हो गया कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो 1 बिस्सा का 1 बीघा से 1/20वां भाग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है। 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, अर्थात 1 बिस्सा बराबर 1/20 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा जो है सही नहीं है, ये बताना है। 20 बिस्वा बराबर 8 बीघा। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी या फिर 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सही इसमें से कौन नहीं है? तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 20 बिस्वांसी जो 10 बिस्वा दिया गया ये गलत है, बाकी इसमें तीनों सही हैं। देख लेते हैं। 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बीघा या फिर 3025 वर्ग गज के। ठीक है। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज के। 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी या 1 वर्ग लाठा के होता है। 20 बिस्वांसी बराबर 1 बिस्वा या 3161 सही 1/4 वर्ग फुट के बराबर होता है। 1 बीघा बराबर 60 × 60 वर्ग गज इलाही के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व लेखपाल एवं भूमि मापन विधियाँ। 44 जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किसी ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। किस में? वृत्त में, वर्ग में, त्रिभुज में या आयत में? क्या होगा इसका आंसर? तो उसको मापना आसान होता है त्रिभुज में, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राजस्व लेखपाल एवं भूमि मापन विधियाँ। 44 जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को त्रिभुज ज्यामितीय आकृति में बांट कर मापना आसान होता है। जरीब लंबाई मापने की एक इकाई है, साथ ही जंजीर से दूरी मापी जाती है, उसे जरीब कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 हेक्टेयर अगर बात करें तो मीट्रिक प्रणाली की एक आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट है, जिसका उपयोग भूमि और भूखंडों को मापने के लिए किया जाता है। 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? वो भी कच्चा वाला बीघा कितना होता है? ठीक है। रकबा के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो 5 बीघा के बराबर होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1 एकड़ में 5 बीघा कच्चा रकबा होता है। कच्चा बीघा का उपयोग आमतौर पर जमींदारों द्वारा अपने किराएदारों या पट्टेदारों के साथ काम करके समय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता था? तो जरीब का प्रयोग किया जाता था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में माप इकाइयाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग किया जाता है। उत्तर भारत में भूमि का मापन बीघा, मरला, कनाल, गट्ठा आदि में इकाइयों में करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में ग्राउंड, सेंट, गुंटा आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, जोतों का उपविभाजन रोकना, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, कृषकों के अलग अलग क्षेत्रों को जो है एक स्थान पर एकत्रित करना। इसमें से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं? तो वो है सी पार्ट। बड़े पैमाने पर कारपोरेट की खेती को बढ़ावा देना ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये होता है 66 फीट के बराबर, 100 कड़ियों के बराबर और 22 गज, तीनों के बराबर होता है। तो आंसर आपका ये सभी हो जाए डी पार्ट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई मापन हेतु प्रयोग नहीं किया था? रूट, करम, पोल, जरीब, इसमें से क्या है जो लंबाई मापने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा रूट। रूट जो होता है वह लंबाई मापन के प्रयुक्त नहीं किया जाता, ठीक है। रूट भारत में भूमि मापन की इकाइयाँ अलग अलग होती है। उत्तर भारत में अगर भूमि मापन की देखें तो बीघा, बिस्वा, कनाल, कट्ठा आदि इकाइयों से होता है। दक्षिण भारत में ग्राउंड, सेंट, अंकनम आदि से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन, मीटर चेन या फिर गंटर चेन? गंटरी चेन की लंबाई कितनी होती है? 66 फीट होती है। तो आंसर आपका सी पार्ट होगा। 66 फीट की लंबाई गंटरी चेन के बराबर होती है। गंटर की श्रृंखला एक दूरी मापने वाली डिवाइस है जिसका उपयोग सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। इसे कानूनी और वाणिज्यिक उद्देश्यों की भूमि के भूखंडों का सही सर्वेक्षण और नाप के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सामान्यतः एक बिस्वा जो होता है वह 1350 सेफ्ट होता है। बिस्वा भारत में स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली कई भूमि माप इकाइयों में से एक है। आमतौर पर बिस्वा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि उत्तरी राज्यों में लागू है। एक बिस्वा के बराबर 20 बिस्वांशी होता है। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का, क्या करता है? तो द्विक स्थापन जो होता है वो प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। आंसर से क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो प्लेन टेबल एक द्विक स्थापन से किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की बड़ी अनोखी विधि है। सर्वेक्षण की अन्य अधिकांश विधियों में पृथ्वी पर बिंदुओं की माप लेकर उनसे अलग अलग परिकलन एवं आलेखन किया जाता है। सर्वेक्षण हेतु विस्तृत क्षेत्र में प्रत्येक वांछित बिंदु की माप लेकर उसका अलग अलग से परिकलन एवं आलेखन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक एयर मापन की एक इकाई है एयर, और इसे किसके मापन के लिए प्रयोग किया था ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्षेत्रफल मापने के लिए एयर का जो मापन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इनमें से भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? करम, एकड़, अंकनम या फिर कैनाल? तो इसमें से जो करम दिया गया ए पार्ट ये भू मापन की इकाई नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस एक इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं? तो इसमें से मरला का प्रयोग जो होता है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में प्रयोग किया जाता है मरला का, ठीक है। एक सरसई 30.25 वर्ग फुट के बराबर होता है और एक मरला बराबर 272.25 वर्ग फुट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फुट होती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। शाहजहानी जरीब लंबाइयों के आधार पर 8 प्रकार की होती हैं। मानक बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज की होती है, परंतु भारी होने के कारण आधा यानी कि 27.5 गज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक गंटरी जरीब की लंबाई जो होता है वो होता है 132 फुट। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अलग अलग मापों में की जरीबें प्रयोग की जाती हैं। जरीब लंबाई मापने की एक इकाई होती है। कड़ियों के समूह या जंजीर से दूरी मापी जाती है, उसे जरीब कहते हैं। मुख्य रूप से जरीब 3 प्रकार की होती है, दाशमिक जरीब, गंटरी जरीब और शाहजहानी जरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों में नाप लेने से कब सबसे कम जो है ऋण होती है, किससे होती है? तो वो होता है इनवार फीता से। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनवार फीता का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उच्च आयामी स्थिरता की आवश्यकता होती है, जैसे कि सटीक उपकरण, घड़ियाँ, भूकंपीय गेज, टेलीविज़न द्वारा मास्क आदि के रूप में किया जाता है। भूमि सर्वेक्षण में जन प्रथम क्रम ऊंचाई समतलन द्वारा किया जाना होता है, तो उपयोग किए जाने वाले स्तर के कर्मचारी द्वारा इनवार फीता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे खसकों का मापन होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये साधारण टेप से होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। साधारण टेप से छोटे खसकों का मापन होता है। साधारण टेप में किसी भी प्रकार की एक ऐसी चीज़ का तलाश करें जिसकी पूरी लंबाई एक जैसी हो और जो आपको पता हो, जिससे कि आप आसानी से माप ले सकें। इस चीज़ के आधार पर आप या तो इसका इस्तेमाल सीधे अपने शरीर में को मापने के लिए कर सकते हैं या फिर दूसरी चीज़ को मापने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी या फिर ब्लॉक प्रमुख या फिर बैंक के महाप्रबंधक के? तो लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होता है वो होता है राजस्व अधिकारी का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट हो जाएगा।
राजस्व अधिकारियों के काम को सुचारू रूप से कार्य के लिए 7 शाखाएं हैं। सदर कानून को, बाढ़ शाखा, जिला राजस्व, लेखा शाखा, शीर्ष पंजीकरण शाखा, प्रतिलिपि एजेंसी, वर्नाकुलर रिकॉर्ड रूम और लघु मील शाखा जो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है कि किससे परिवर्तन करता है? लाल रोशनाई से, हरी रोशनाई से, नीली रोशनाई से या फिर काली रोशनाई से? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। खतौनी में लेखपाल जो है लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लाल रोशनाई से खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। लेखपाल का मुख्य कार्य भूमि अभिलेख, भूमि मापन, सरकारी भूमि को बहाल करना, सरकारी योजनाओं को हर दरवाजे तक ले जाना, कृषि भूमि के अभिलेखों को देखना, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र बनाना, लोगों के बिखरे हुए खेतों को चकबंदी के माध्यम से जोड़ना आदि कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है, किसके आधार पर लगाया जाता है मुद्रांक शुल्क? भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के आधार पर। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि में मापन भूमि में जो है जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान पर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है मुकाम। क्या कहा जाता है? मुकाम। ठीक है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को मुकाम कहते हैं। भारत के ज़्यादातर भागों में खेती को मापने के लिए गज, हाथ, गट्ठा, जरीब, एकड़, हेक्टेयर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है, क्या दर्शाता है, किससे दर्शाता है? मोटी काली रेखा से, लाल स्याही से या फिर पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा जो है लेखपाल नक्शे में दर्शाता है। गाँव के नक्शे में, गांव के नक्शे में लेखपाल पेंसिल की बिंदुवार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि आपके पास खेती की ज़मीन है, बैंक ज़मीन गिरवी रखकर आपको कर्ज देना चाहता है तो वो खतौनी की मांग करता है। इसमें खसरा, नक्शा, किस्तबंदी आदि शामिल रहता है। अगला प्रश्न है, जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, 20, 8 या 16? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। जोत बही पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। खतौनी एक प्रकार का भूमि अभिलेख माना जा सकता है, जिसे एक कानूनी के रूप में जो है इसको दस्तावेज मानते हैं। ठीक है। जिसमें किसी भी ज़मीन का विवरण होता है। यह पटवारी या काश्तकार के द्वारा बनाया जाता है, यह उनके द्वारा रखा जाता है। इसमें किसी भी ज़मीन का विवरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल द्वारा खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, गांव प्रधान के पास, तहसीलदार के पास या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ठीक है। रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जो है लेखपाल खसरा तैयार करके जमा कर देता है हर वर्ष। अगले वर्ष तहसील में राजस्व निरीक्षक के 8 व रजिस्ट्रार कानूनगो के 3 पद सृजित होते हैं। खसरा का पूरा रिकॉर्ड कानूनगो के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाबंदी की तैयारी की जाती कितने प्रतियों में तैयारी की जाए? 2 प्रतियाँ, 4 प्रतियाँ, 8 प्रतियाँ और 6 प्रतियों में? जमाबंदी की तैयारी जो होती है वो 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया गया दस्तावेज होता है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकार, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी आदि दस्तावेज में अपडेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कौन सा विभागाध्यक्ष कार्यरत है? तो राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, ये तीनों कार्यरत हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो मालगुजारी, बंदोबस्त, भूमर्जन, तीनों को शामिल किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो भूमि अर्जन को शामिल किया जाता है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद संगठन के अंतर्गत जिलाधिकारी सहायतार्थ के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? तो जिला तहसीलदार, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ये तीनों जो है आते हैं इसके अंतर्गत। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रशासनिक राजस्व कार्य वाले राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं? तो इसमें टोटल 19 अनुभाग हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद के अनुभाग 1 का कार्य क्या होता है? तो अनुभाग 1 का कार्य क्या होता है? जमींदार उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना, राजग्राम का सृजन या फिर ये सभी? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, ये सभी होते हैं इसके कार्य। ठीक है। अनुभाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्व अनुभाग 2 का कार्य नहीं है? तो लेखपाल प्रशिक्षण करना ये राजस्व अनुभाग 2 का कार्य नहीं होता। बाकी वृक्षारोपण कार्यक्रम, भूमि आवंटन, ग्राम सभा की आवंटित जमीन पर कब्जा, ये सारे अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिला के भू अभिलेखों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकृत का कार्य करना
किस राजस्व अनुभाग का ये कार्य होता है? तो ये राजस्व अनुभाग 4 का कार्य होता है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्व अनुभाग 4 में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यों से संबंधित समस्त कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में IAS, PCS अधिकारियों के पदों का सृजन का कार्य, राजस्व परिषद तथा जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकृत इत्यादि का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुभाग भू राजस्व, नगद देय, तकावी देय, अन्य सरकारी देय की वसूली का कार्य करता है? तो इस किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत करते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा ये पार्ट राजस्व अनुभाग 7 में सारी चीज़ें कार्य किया जाता है। ठीक है, राजस्व वसूली से संबंधित कार्य तथा भू राजस्व तथा तकावी की छूट तथा स्थगन जैसे देवी आपदाओं को छोड़कर, कारणों को छोड़कर का कार्य, भू राजस्व की भात बकाया की वसूली से संबंधित समस्त रिट याचिकाओं का कार्य, जमींदारी विनाश, प्रतिकार संबंधी कार्य, और इसके बाद संग्रह अधिघटन विषय कार्य, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली के कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा इसमें से कार्य है राजस्व अनुभाग 40 का कार्य है? तो आपदा के कारण लगान की माफ़ करना यह अनुभाग 40 का कार्य होता है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजस्व के द्वारा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन, परिवार नियोजन की संबंधी समस्त कार्य किए जाते हैं? तो यह किया जाता है अनुभाग राजस्व अनुभाग 12 के अंदर का। आंसर का सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में सबसे निचले स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है लेखपाल। आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, लेखपाल। ठीक है, जिले में सबसे निचले अधिकारी पर राजस्व अधिकारी लेखपाल होता है। लेखपाल के पास एक या उससे अधिक गांव होते हैं। उन गांवों की भूमि की पूरी जानकारी उसके पास होती है। भूमि का पूरा लेखा जोखा लेखपाल को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग द्वारा निम्न में से कौन सा एक पत्र जारी किया जाता है? तो वो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों जारी किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के सीमांकन, हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद किसके पास प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये उप संभाग अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम विकास के पंचायतों और प्रधानों के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है SDM के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने जिलों की भूमि का लेखा जोखा SDM के देखरेख में होता है। SDM के उपखंड के सभी तहसीलदारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त विवाह रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार के पंजीकरण, अनेक प्रकार के लाइसेंस जारी करवाना, नवीकरण करवाना, पंचायत ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करना, सारे कार्य जो है SDM के द्वारा करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग द्वारा निम्न में से किसका संचालन किया जाता है? तो राजस्व विभाग द्वारा कृषक बीमा योजना और आम आदमी बीमा, ये दोनों का संचालन किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला प्रशासन संरचना में नीचे से ऊपर की ओर सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो बी पार्ट दिया गया, पटवारी, पटवारी का हल्का, उसके बाद राजस्व, फिर तहसील, फिर उप संभाग, ये सही है बी पार्ट। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय कार्य कर रहे हैं इस समय? तो 2711 टोटल राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, 2711। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की कौन सी धारा जो है लेखपाल के संबंध में उल्लेख करती है? तो उसमें अगर हम धारा की बात करेंगे तो धारा 23 जो होता है वो लेखपाल के संबंध में जो उल्लेख करता है। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के संबंधित लेखपाल से संबंधित उल्लेखित है। धारा 23 लेखपालों को नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत उल्लेखित अभिलेख की तैयारी के लिए ऐसे कर्तव्यों को प्रयोजनात व विहित किए जाएंगे जो राज्य सरकार को प्रत्येक हल्के के लिए एक लेखपाल नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनवाई गई? तो ये बनाई गई थी 2004 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खसरे में कुल कितने खाने या कि कालम होते हैं? तो खसरे में टोटल 23 कालम दिया गया है। इसमें खसरे में कुल कालम की संख्या 23 होती है। खसरा नंबर प्लाट की जानकारी, खतौनी नंबर 1 के पास, एक परिवार के पास कितनी भूमि है उसकी जानकारी लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी का पद का प्रारंभ किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है और ये विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है। कारनामा अधिकारी, शान बोगरू, लेखपाल, उत्तर प्रदेश में लेखपाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जानते हैं? तो ये जाना जाता है खतौनी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि धारा 33 में वर्णन है इसका।
कृषि वर्ष कब से कब तक शुरू होता है, तो कृषि वर्ष की बात करेंगे तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये शुरू होता है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कि एक पूरा एक साल होता है, इसमें हम 6 माह के भागों को विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक और दूसरा भाग 1 जनवरी से 30 जून तक होता है। निम्न में से कौन सा एक भू लेख निरीक्षक होता है, तो भू लेख निरीक्षक की बात करेंगे तो इसमें कानूनगो जो होता है वो भू लेख निरीक्षक होता है, ठीक है। कानूनगो जो भू लेख का निरीक्षक होता है। कानूनगो राजस्व महकमे का वह क्षेत्रीय अधिकारी जो पटवारी या लेखपालों के कागजात एवं कामकाज की जांच करता है। इसके अधीन पटवारी या लेखपाल काम करते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें 94 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। और इस पुस्तक का जो है एक लास्ट चैप्टर बचा है, जिसका हम इसके अगला वो वीडियो होगा, जिसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है क्वेश्चन वाइज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला, उसको भी देखिएगा। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।